द असैसिन द असैसिन वाज कन्विक्टेड। असैसिन मतलब होते हैं गणमान्य लोगों की जो हत्या करता है ना, उसको असैसिन कहा जाता है। वैसे लोगों को कहते हैं जो राजनीतिक लोगों को हत्या करता है ना, उसे असैसिन कहा जाता है। तो लिखा हुआ द असैसिन वाज कन्विक्टेड। असैसिन को आरोपित किया गया, दोषी करार दिया गया। कन्विक्ट मैंने होता है दोषी करार देना। एंड ऑर्डर टू बी हंग, और उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। इवन द डिफेंस लॉयर करे, इवन द भले ही द डिफेंस लॉयर हैंडल द केस इफिशिएंटली। करा डिफेंस लॉयर मतलब उसका बचाव करने वाला जो वकील था, हैंडल द केस इफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक उस केस को हैंडल किया, इसके बावजूद भी उसे फांसी देने का ऑर्डर जारी कर दिया, आदेश दे दिया। सेंटेंस थोड़ा समझिए। इवन द आपका कंजक्शन है। इवन द क्या है? कंजक्शन है। जब भी आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस मिले एरर में, एग्जाम में, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड जरूर कर लेना। शुरू से अंत तक धीरे धीरे क्वेश्चन रीड करना, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर से री करना उसी क्वेश्चन को, तो जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जहां भी सेंटेंस आपको लंबा दिखेगा तो गारंटी के साथ है कि उसमें कंजक्शन रहेगा, कन्फर्म उसमें कंजक्शन आएगा। पार्टिसिपल हो सकता है, तो इवन द कंजक्शन है। एक सेंटेंस आपको आगे दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है। द असैसिन वाज कन्विक्टेड, हत्यारा पर आरोप लगा और उसे आरोपित दोषी करार दिया गया, और ऑर्डर टू बी हंग, और उसे फांसी देने की आदेश जारी कर दिया। मेरा डिफेंस लॉयर जो है कुशलता पूर्वक उसके केस को हैंडल किया, फिर भी उसे फांसी देने के आदेश दे दिया। इसका मतलब देखिए, टू बी हंग, इसका मतलब समझिए। ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। हैंग मतलब होता है टांगना, हैंग माने होते हैं फांसी देना, बात समझिए। हैंग मतलब होते हैं टांगना, ठीक है। तो हैंग जो टांगना होता है, खुट्टी में टांगना, जिसका V2 होता है हंग, V3 हंग होता है। V2 आपका हंग, V3 आपका हंग होगा, टांगना। लेकिन हैंग जो होते हैं फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना, इसका V2 V3 होता है, हैंग्ड होता है। V3 भी इसका हैंग्ड होता है, ठीक है। फांसी देना हैंग्ड कहलाएगा। हैंग, हैंग होगा क्या चीज? फांसी पर लटकाना, हैंग, जिसका V2 हैंग्ड होता है, V3 हैंग्ड होता है। हैंग होता है टांगना, इसी से बना हैंगर। हैंगर मतलब कपड़ा का टांगने वाला को हैंगर कहते हैं। तो हैंग होता है टांगना, खुट्टी में टांगना हैंग, जिसका V2 हैंग, V3 हैंग। यहाँ हैंग जो होते हैं ना, फांसी देना, फांसी पर लटकाना, तो हैंग्ड हैंग्ड होता है। क्लियर? अब सोचिए, यहाँ ये दोषी पर्सन है, ये अब जिसे दोषी करार दिया गया, तो इसे कन्फर्म है कि फांसी दिया जाएगा। तो क्या कहें, हंग होगा या हैंग्ड होगा? हैंग्ड होनी चाहिए। क्या यूज करेंगे? हैंग्ड यूज करेंगे, हंग के स्थान पर हैंग्ड यूज करेंगे। क्लियर? बीइंग अनेबल टू, ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया। बीइंग अनेबल टू, यहाँ डबल टू आ गया, एक टू को हम हटा देते हैं। कॉप ऑफ बीथ नहीं होते हैं, केवल कॉप बीथ होता है। कल भी एक क्वेश्चन आया था, परसों वाले भी सेट में एक क्वेश्चन आया था, यानी पिछले 3 दिनों से क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा। बीइंग अनेबल टू कॉप विद द सिलेबस, कर सिलेबस के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ होने के कारण ही डिसकंटिन्यूड द कोर्स, वह कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, छोड़ छोड़ के कोर्स किया। बात समझिए आप, यहाँ कॉप ऑफ बीथ नहीं होते, केवल कॉप बीथ होते हैं। सामंजस्य बैठाना वस्तु के लिए भी आता है और व्यक्ति के लिए भी आता है, दोनों की। ये क्वेश्चन काफी हॉट क्वेश्चन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर आते रहेगा आपको, ठीक है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां बीइंग से वाक्य शुरू रहे तो पार्टिसिपल कहलाएगा। बीइंग से वाक्य शुरू रहे तो पार्टिसिपल, जिसका सब्जेक्ट एक भी होता है और इसका सब्जेक्ट 2 भी होता है, बराबर क्वेश्चन आते रहता है। यदि हम बात करेंगे बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन था, इसलिए he could not go out, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सेंटेंस आपका बीइंग से शुरू रहे तो पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल वाले सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट हो सकता है इसमें, या 2 भी हो सकता है, खासकर बीइंग वाले में। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन था, यानी प्राकृतिक घटना, तो ईच प्रोनाउन इसका लेगा। यहाँ ही सब्जेक्ट है, यानी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट, और जैसे ही दोनों का सब्जेक्ट आपका डिफरेंट आएगा तो कन्फर्म ये सेंटेंस को पहले आप गलत करिए। क्या करिए? सेंटेंस को आप गलत करिए।
सही बनाने के लिए जो सब्जेक्ट आपको डिफरेंट दिखे उसको बीइंग के पहले पुट करते हैं, यानी राइट आंसर इसका बनेगा इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे he could not go out, he could not go out। बात समझ में आ गया? यानी जैसे बीइंग वाले में सब्जेक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ जाए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा तो समझ जाना कि बीइंग के पहले आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा बीइंग अनेबल टू कोप अप विद द सिलेबस, सिलेबस के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ। यदि बीइंग वाले वाक्यों में यदि बीइंग एन eminent doctor, he was invited to the party। इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन प्रसिद्ध था, जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे उसी को इनवाइट किया गया। यानी यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सेम आ जाए, यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको सेम आ जाए तब बीइंग के पहले किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो प्रसिद्ध डॉक्टर था उसी को इनवाइट किया गया, ही वाज इनवाइटेड, उन्हीं को इनवाइट किया गया। यहाँ लिखा हुआ कि बारिश के चलते वो बाहर नहीं जा पाया, यहाँ बारिश के चलते, यहाँ नहीं बाधा डाल रहा था बारिश, तो इसका सब्जेक्ट इट, यहाँ ही था तो डिफरेंट था इसलिए बीइंग के पहले इट लगाना पड़ा। लेकिन यदि दोनों का सब्जेक्ट सेम हो जाए तब बीइंग के पहले किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही क्वेश्चन यहाँ का रहा, बीइंग अनेबल टू कोप विद द सिलेबस, सिलेबस से सामंजस्य बैठाने में असमर्थ होने के कारण, सिलेबस जो था, पाठ्यक्रम जो था, उससे सामंजस्य बैठाने में असमर्थ होने के कारण ही डिसकंटिन्यूड द कोर्स, वह कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, कोर्स को छोड़ दिया। यानी जो अनेबल था वही छोड़ा, जो अनेबल था वही छोड़ा। यानी यहाँ पार्टिसिपल का नियम सही था, कोप अप विद गलत था। क्लियर हो गया? इफ आई वाज टोल्ड, ये तो आसान क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा। इफ आई वाज नहीं बल्कि वाज सब्जेक्ट सिंगुलर है तब पर भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये समस्या का हल अभी नहीं हुआ, ये तो आंसर आपने बना दिया कि सर आंसर एक होगा, क्योंकि इफ आई वाज लिखना गलत है, इफ आई वर होनी चाहिए, है ना। अगला सेंटेंस लिख रहा है वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 आपको जैसे ही देखे, जहां जहां देखे तो समझ जाना कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। यानी यहाँ वाज नहीं बल्कि हैड बीन होनी चाहिए, हैड प्लस V3 नहीं, हैड बीन होना चाहिए, पैसिव होगा ये भी पैसिव होगा। हैड प्लस V3 नहीं बल्कि हैड बीन टोल्ड होगा, हैड बीन टोल्ड अर्लियर। यदि मुझे पहले कहा होता, देखिए यदि हम लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, आंसर तो एक पहले ही हो गया। इफ आई वर लगाते हैं, ठीक है, वर टोल्ड, सब तरह से आपको नियम बताते हैं। अर्लियर, यदि हम ये लगाते हैं, आपको इस तरह से सेंटेंस लगाते हैं तो कन्फर्म है कि वुड हैव नहीं, वुड प्लस V1 चाहिए। यदि हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं तो वुड प्लस V1 चाहिए। यहाँ लिखा हुआ दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3, जब वुड हैव प्लस V3 आएगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, इफ आई हैड, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो लोग सोचेगा सर टोल्ड लगाइए, टोल्ड लगाइए, टोल्ड अर्लियर लगाइए, है ना। लेकिन कह रहा क्या चीज आप समझिए, इफ आई हैड टोल्ड, जब हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे ना तो यहाँ पर्सन होना चाहिए। किसको बता रहे हैं, किसको बताइएगा? यदि मैं कहा होता नहीं, यदि मुझसे कहे होते, ये पैसिव हो जाएगा। राइट आंसर आएगा इफ आई हैड बीन टोल्ड अर्लियर, यदि मुझसे पहले के होते, मुझसे पहले कहा होता, मैं नहीं कहने वाला, यदि मुझे कहे होते, मुझसे कहे होते, बात समझे। यदि मैं कहे होते तो एक्टिव, यदि मुझसे पहले कह दिए होते तो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प यू, तो मैं आपको निश्चित सहयोग किए होते। यदि मुझे पहले बता दिए होते तो मैं तुम्हें जरूर मदद किया हो। बस समझे, पैसे भी यहाँ लगाना बिल्कुल जरूरी है। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, देखिए भिखारियों को भिक्षा दिया जाता है, क्या कहता है, गरीब लोगों को भिक्षा दिया जाता है। अब समझिए बात, आल्म्स ये हमेशा हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं। आर गिवन टू द, यहाँ द पुअर्स लिखा हुआ, द पुअर, ऐसे नियम कहता है ना कि द प्लस एडजेक्टिव, नियम कहता द प्लस एडजेक्टिव,
जहां भी आपको द प्लस एडजेक्टिव आएगा ये कन्फर्म है किस चीज का काम करेगा, प्लूरल नाउन का काम करेगा। द प्लस एडजेक्टिव जहां भी आएगा वो प्लूरल नाउन का काम करेगा। जहां भी द प्लस एडजेक्टिव आएगा प्लूरल नाउन का काम करेगा। तो भाई साहब जब द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करेगा तो यस लगाने की क्या आवश्यकता है? यस क्यों लगा रहे हो? यस हटाना पड़ेगा, फिर हमें यस हटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? यस हटाना पड़ेगा। मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर सी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन का तो भरमार कर दिया। ये सब क्वेश्चन हम जानते हैं, ग्रामर वाले बच्चों को ही मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन अभी आया, तो ये क्वेश्चन अभी 3 से 4 में पार्टिसिपल चल रहा है, उसको तुरंत एक क्वेश्चन हम फेंकेंगे, कहेंगे बनाइए। ये क्वेश्चन आपका ग्रामर चल रहा है तो इसको बनाइए, कैसे बनाना है, कैसे सोल्व करेंगे। बीइंग अ गुड टीचर अभी अभी पढ़ा रहे थे ना, अभी अभी पढ़ा रहे थे। पार्टिसिपल वाला थोड़ा सा बता रहे थे, बीइंग वाला साथ खासकर क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। तो बीइंग अ गुड टीचर सी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बात समझिए। करा बीइंग ए गुड टीचर मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, मिस्टर प्रताप एक अच्छे शिक्षक है। से सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब भाई साहब आप ही सोचिए कि यहाँ मिस्टर लिखा हुआ है तो यहाँ सी अच्छा कैसे आएगा? सिंपल से एक माइंड लगाइए, एक नॉर्मली माइंड लगाइए। पहले आंसर तो कुछ और होगा लेकिन हम पहले माइंड लगाते हैं। जब यहाँ हाँ प्रताप रहता तो सी और ही कुछ भी हम बोल सकते हैं। प्रताप नाम कहने से ही और सी तय नहीं कर सकते, लेकिन मिस्टर लगा दिया तब मिस्टर लगाने का अर्थ हुआ, मिस्टर प्रताप लगाने का अर्थ हुआ कि कन्फर्म वहां सी नहीं होगा, ही होनी चाहिए। तो कह रहा मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक होने से ये सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। इसका मतलब हुआ कि आप लोग सोचेगा सर यहाँ सी, बिल्कुल सर सी नहीं, ही होना चाहिए। अब मैं आपको फाइनल आंसर पढ़ाऊंगा कि यहाँ आपका ध्यान देना पड़ेगा कि यदि नाउन रहे, इसी नाउन के बारे में लिखा जाए तो इसे नाउन इन अ पोजीशन भी कहते हैं। नाउन इन अ पोजीशन, नाउन इन अ पोजीशन, नाउन इन अ पोजीशन। नाउन इन अ पोजीशन क्या होते हैं? जैसे कल भी एक क्वेश्चन आया था, नाउन लिख दिए, कॉमा लगा दिया, इसी नाउन के बारे में एक और नाउन के बारे में जिक्र किया जाए तो जहां जहां वर्ब आएगा तो इसी नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, इसी नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। और इस वर्ब के पहले किसी प्रकार की प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि एक ही वर्ब के लिए इसी नाउन का, इसी नाउन के बदले हम प्रोनाउन क्यों रखेंगे? इसको नाउन इन अपोजिशन। एक मोटा सा एक फॉर्मली एग्जांपल लेते हैं अपने तरीके से। जैसे लिखेंगे पटना, ध्यान दीजिएगा, पटना, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार। ये तो कन्फर्म है कि दोनों एक ही वर्ड हुआ। पटना बिहार की राजधानी, दोनों एक ही बता रहा, दोनों डिफरेंट नहीं बता रहा, दोनों एक ही चीज बता रहा। पटना कॉमा द कैपिटल ऑफ बिहार कॉमा, अब यहाँ वर्ब आएगा। क्या आएगा भाई? वर्ब आएगा। इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ द बैंक, है ना, बोल सकते गंगा रिवर तट के नदी पर स्थित है। तो यहाँ कह सकते हैं पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, राहुल गांधी द सन ऑफ सोनिया गांधी, दोनों सेम पर्सन है। राहुल गांधी कॉमा द सन ऑफ सोनिया गांधी, इसका मतलब दोनों सेम पर्सन है। राहुल गांधी द ब्रदर ऑफ प्रियंका वाड्रा, नहीं दोनों सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों सेम। जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। तो दोनों सेम ही वस्तु व्यक्ति को इंगित करेगा, तो नाउन इन अपोजिशन आता। क्या आता है? नाउन इन अपोजिशन बोल सकते हैं ऐसा, नाउन इन अपोजिशन। ऐसी परिस्थिति में जो नेक्स्ट वर्ब आता है उसके पहले किसी प्रकार के प्रोनाउन का इस्तेमाल है, यानी ही, सी के स्थान पर आप ही करके आप एरर सही कर सकते हैं लेकिन सेंटेंस सही नहीं कर सकते। सेंटेंस सही करने के लिए आपको ही को भी रिमूव करना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? ही को भी हटाना पड़ेगा, ही को भी हटाना पड़ेगा। मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, है ना, ये समझ में आ गया नाउन इन अपोजिशन। अब ऐसे सेंटेंस को हम चाहेंगे एक और तरीके से रीराइट लिखना तो लिख सकते हैं। दरअसल क्या होता है ना, मेंस वाले क्वेश्चन जितने आते हैं उसका रीराइट बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को एक और तरीके से हम साइड में लिख लेते हैं। हम अब पार्टिसिपल से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग ए गुड टीचर कॉमा मिस्टर प्रताप, मिस्टर प्रताप
प्रताप हो गया इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। कॉपी में आप लोग लिख लेंगे इसको। रीराइट आपको लिखना बेहद जरूरी है। नेशनल अवार्ड करा बीइंग ए गुड टीचर। देखिए इसके पहले एक एग्जांपल दिए थे ना, बीइंग एन इमिनेंट डॉक्टर, तो यहाँ लिखा हुआ बीइंग ए गुड टीचर, अच्छे शिक्षक होने के कारण मिस्टर प्रताप को नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। ये हुआ पार्टिसिपल का नियम। और ये जो पढ़ा रहे थे, आपका पढ़ा रहे थे नाउन इन अपोजिशन का नियम। मिस्टर प्रताप कॉमा बीइंग ए गुड टीचर कॉमा वर्ब आएगा इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ये हुआ नाउन इन अपोजिशन। ये हुआ नाउन इन अपोजिशन। नाउन बीइंग अ गुड टीचर मतलब जो अच्छे शिक्षक है वही मिस्टर प्रताप है, जो मिस्टर प्रताप है वही अच्छा शिक्षक है। पटना बिहार की राजधानी नहीं हुआ। राम द एल्डर सन ऑफ राजा दशरथ, राम राजा दशरथ का बड़े पुत्र, मतलब दोनों सेम इंगित कर रहा। तो मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, तो यहाँ जो वर्ब आएगा, ये वर्ब जो आएगा इसके अनुसार आएगा। ये वर्ब आएगा इसके अनुसार, ये वर्ब आएगा इसके अनुसार। और इस वर्ब के पहले किसी प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेगा। वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स। देखिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हड़बड़ाने का मतलब हुआ कि सबसे पहले लोग समझ लेगा कि डैट के बाद सिंगुलर नाउन चाहिए। दिस डैट के बाद सिंगुलर नाउन होता है, तो डैट मेंबर्स नहीं, डैट मेंबर लोग सोचेगा। लेकिन हम ये नहीं पढ़ाएंगे आपको। हम पहले कहेंगे लंबा सेंटेंस है ना, इसको दो भागों में पहले डिफाइन कर दो। इसको दो सेंटेंस में इसको अलग अलग बांट दो। इसका मतलब हुआ कि यहाँ डैट प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि डैट यहाँ कंजक्शन है। डैट किस चीज का काम करेगा? कंजक्शन का। तो वी हैव इंश्योर हमें LIC कराना पड़ेगा। अरे भाई इंश्योर मैंने LIC कराएगा? इंश्योर मैंने LIC कराना नहीं, बल्कि इंश्योर होगा, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक आता है श्योर, आता है श्योर मैंने आश्वासन देना। ये इंश्योर एक बार और क्वेश्चन आया था। इंश्योर जो होता है ये होता है आपका क्या चीज भाई? LIC कराना, मतलब बीमा कराना। LIC में देखते हैं LIC, आई लगा रहा था, हम इससे याद करते हैं, आई अच्छा लगा हुआ है। ये हुआ बीमा कराना, इंश्योरेंस समझते होंगे आप। ENSUR इंश्योर होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, तय करना, सुनिश्चित करना। इंश्योर ये हुआ आश्वासन देना। एश्योर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो ऑफ आएगा या डैट क्लाउज से वाक्य शुरू होगा, या डैट क्लाउज से वाक्य शुरू होगा या फिर ऑफ आएगा। एश्योर भी बहुत बार आते रहता है। एश्योर होता है ढाढ़स बनाना, ढाढ़स बनाना, आश्वासन देना, आश्वासन देना। नहीं देखते कोई फेल कर जाता था, भैया फेल कर गए भैया, फिर अगला कहता है नहीं व्यवहार कुछ नहीं होगा, अबरी पास कर जाएगा, अबरी मेहनत करो ना अभी टॉप कर जाएगा। तो वो अगला पर्सन जो आपको इस तरह से आश्वासन दे रहा, भरोसा दिला रहा, दिलासा दिला रहा, धैर्य बना रहा। बढ़िया गया। बात समझ में आ गया? इंश्योर, इंश्योर, एश्योर, ऑब्जेक्ट ऑफ या डैट। ठीक है, अब सेंटेंस समझिए, पार्ट समझिए। लिखा वी हैव टू इंश्योर नहीं भाई, क्या है इंश्योर, ENSUR। ये दोबारा क्वेश्चन आया आपका। वी हैव टू इंश्योर हमें सुनिश्चित कराना पड़ेगा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, मेंबर्स रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को फुलफिल करेंगे, भरपाई करेंगे। ये हमें सुनिश्चित करना होगा, ये हमें सुनिश्चित करना होगा जो मेंबर्स है वो रिक्रूटमेंट्स में होते हैं भर्तियां, उसको फुलफिल करेगा, भरेगा। हैव टू बाध्यता शो करता है, कंपल्सन शो करता है। हैव टू कंपल्सन शो करता है। हैज टू या हैव टू प्लस V1 बाध्यता शो करता है, कंपल्सन, बाध्यता शो करता, बाध्यता, कंपल्सन शो करता।
नो सुनर भाग के शुरू में आ जाए तो कन्फर्म है कि ये दैन आएगा, यानी नो सुनर आपका वेन नहीं दैन लगा। ये तो कई एक बार क्वेश्चन आया, ये सबको बताना भी अब जरूरी नहीं समझते। नो सुनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे शिक्षक क्लास में प्रवेश किए विद्यार्थी खड़े हो गए। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, ये क्वेश्चन आप देखिए गौर से, आपको तो पहला नंबर बड़ा देखिए, आप ज्यादा से आइएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, यू दिख रहा है ना। आपको हम बार बार सिखाते हैं कि यदि क्वालिटीज आपका नाउन है, यू आपका प्रोनाउन है, तो शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं होता। नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं होता। यदि आ जाए तो समझ में आता है कि अच्छा वो नाउन प्रोनाउन एक साथ लिख दिया, तो यहाँ समझ में आना कि रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन डैट या भी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। आप लिखना चाहते हो तो लिख देंगे, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो नहीं लिखा हो तो नहीं, लेकिन सही वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्ड, जिस प्रकार की क्वालिटी आपने अर्जित किया है, जिस प्रकार की क्वालिटी आपने अर्जित किया है, प्राप्त किया है। डिपेंड, अब यह वर्ब आ गया। जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लिखा हुआ है तो यू के अनुसार ये वर्ब आया, ये यू के अनुसार वर्ब आया। लेकिन नेक्स्ट वर्ब जो आएगा ये पूरे सिस्टम के अनुसार आएगा। नेक्स्ट वर्ब जो आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पूरे सिस्टम के अनुसार आएगा। तो लिखा हुआ द टाइप ऑफ, द काइंड ऑफ, द सॉर्ट ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नाउन प्लुरल होगा लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, क्योंकि ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। टाइप सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी डिपेंड नहीं बल्कि डिपेंड्स हो जाएगा। पहला नंबर समझना जरूरी कि कहाँ डैट लगा हुआ कहाँ डैट नहीं लगा हुआ, सबसे बड़ी चीज तो ये समस्या है। तो आपको कुछ कुछ समझ, ये तो कई एक बार हम बता भी दिए होंगे आप लोग पिछले सेट में, इसलिए कहते हैं कि सेट को रिवीजन जरूर करिए। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्ड डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो, फिर यहाँ देखो एंड सो लिखा हुआ है, यहाँ सो आपका फिर कंजक्शन है, सो कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है। यू एसोसिएट योरसेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। पूरा सेंटेंस को मैं फिर से समझा देता हूं आपको, क्योंकि सेंटेंस लंबा है तो आप लोग कंफ्यूजन जरूर हो जाइएगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए द टाइप ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज हमारा नाउन है, यू हमारा प्रोनाउन है। तो नियम कहता है कि नाउन प्रोनाउन आपको जहां जहां दिखे, जहां जहां नाउन प्रोनाउन दिखे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ। समझ में आ गया? यहाँ देखिए द टाइप ऑफ क्वालिटीज, ये आपका हो गया। यू के अनुसार वर्ब एक्वायर्ड, आपने प्राप्त किया, आपने हासिल किया। जब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ तो ये वर्ब इसके अनुसार हो गया, यू के अनुसार एक्वायर्ड। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ब आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले पूरे सिस्टम के अनुसार नेक्स्ट वर्ब आता है। तब पूरे सिस्टम ये कहता है कि जब ऑफ से दो नाउन जुड़ जाए तो ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है वर्ब कैसा आएगा। ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा है। तो टाइप सिंगुलर है तो डिपेंड्स आना चाहिए, यानी एरर हमारा बी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और भी सेंटेंस में हो सके समस्या आ जाए। तो कह रहा जिस प्रकार की क्वालिटी आपने अर्जित किया, जिस प्रकार की क्वालिटी आपने अर्जित किया डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी। डिपेंड के बाद ऑन या अपॉन आता है, आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के गुण आपने अर्जित किया वो आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। आपके कंपनी यानी आपके साथी पर निर्भर करता है। यहाँ कंपनी मैंने फैक्ट्री ना है, आपके साथी संगत पर डिपेंड करता है। आप कैसा साथी बनाते हैं। और सो इसलिए यू एसोसिएट योरसेल्फ, इसलिए आप अपने आप को सहयोग करते हैं, इसलिए अपने आप को एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट वर्ब है इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू योरसेल्फ, इसलिए आप लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं विथ सिंपल एंड गुड नेचर पीपल, साधारण और अच्छे नेचर अच्छे स्वभाव वाले लोगों के साथ। साधारण और अच्छे स्वभाव वाले लोगों के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं,
आप लोग अपने आप को सहभागी मानते हैं। बात समझ में आ गया? ये सेंटेंस रहा। द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉम्प्राइज ऑफ न्यूमरस गैसेज, इसलिए कहते री करते रहो, देखो क्वेश्चन टैली करते रहता। पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ न्यूमरस गैसेस, कंप्राइज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का साइनो आता है, कंसिस्ट ऑफ का साइनो आता है कंप्राइज, कंप्राइज यानी कहने का मतलब हुआ कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है। बहुत सारे वर्ड भी एक साथ आपको कॉपी में नोट करवा दिए थे, वेट फॉर बराबर वेट होता है, तो कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंप्राइज जब पैसिव में आएगा ना तो ऑफ लग जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ भी देगा, वी कंप्राइज ऑफ बराबर वी कंपोज्ड ऑफ होता है, वी कंपोज्ड ऑफ होगा, वी कंपोज्ड ऑफ होगा, वी कंप्राइज्ड ऑफ बराबर वी कंपोज्ड ऑफ होगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो भिन्न भिन्न गैसों से बना हुआ था। न्यूमरस गैसेस मतलब हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के गैसें। यहाँ ऑफ को हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफ हटा देंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब भी नाउन आपको अपॉस्ट्रोफ यस से जुड़ जाए, नियम कहता है कि जहां भी नाउन आपको अपॉस्ट्रोफ यस से जुड़े तो वो नाउन कहलाता ही नहीं है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अपॉस्ट्रोफ यस के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब आता है, एपोस्ट्रोफ यस के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। तो कंप्राइज नहीं, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर नहीं आएगा, कंप्राइजेज हो जाएगा। ऑफ हटा देंगे, ऑफ हटा देंगे लेकिन कंप्राइजेज लगाएंगे। ही टेक पेन, सबसे पहला तो भाई साहब ये दिमाग लगाइए कि ही जब सिंगुलर है तो टेक यहाँ कौची कर रहा, माने क्या कर रहा, वही होगा, क्या कर रहा है। ही टेक तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो क्या लगाएंगे, टेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब पेन के बारे में जानिए। पेन, पेन माने होता है दर्द, अनकाउंटेबल नाउन है। पेन माने दर्द या कष्ट होता है, दर्द या कष्ट होता है, ठीक है, या कष्ट होता है, दर्द या कष्ट या पीड़ा होता है। लेकिन यदि हम पेन में यस लगा दें, पेन्स कर दें, तो इसका मतलब होता है प्रयास, प्रयास, एफर्ट्स इसका साइनो आता है, एफर्ट्स इसका साइनो आता है, एफर्ट्स प्रयास होता है, अटेम्प्ट्स इसका साइनो आता है, पेन्स एफर्ट्स होता है। अब बताइए यहाँ टेक, टेक्स पेन ओवर इज वर्क, वो अपने ओवर इज वर्क, अपने अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा काम में अत्यधिक प्रयास करता है, अधिक प्रयास करता है। तो यहाँ पेन दर्द नहीं बल्कि प्रयास के अर्थ में आएगा, तब पेन्स लगाना पड़ेगा। ऑफ द टू फिल्म्स, of the two films in which he started, I think the first is the best, गलती लिखा हुआ, started, जिस फिल्म में, जिस फिल्म को, दोनों फिल्मों में से he started, I think the first is the best। देखिए बात करते हैं ऑफ द टू फिल्म, पहले इसका बेसिकली हम सीखते हैं, पहले इसका बेसिकली आपको सिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। गौर से देखिएगा, हम समझाते हैं आपको। नियम कहता है, इसका पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये नियम कहता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स के पहले, नियम कहता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से पहले प्रायः द नहीं लगता, प्रायः द नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। नियम कहता है कि प्राय कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से पहले प्राय द नहीं लगता, ये नियम हमारा हुआ। दूसरा नियम कहता है, सेकेंड नियम, अब इसका ऑप्शन सुनिए। नियम कहता है कि जब जब दो व्यक्ति में सिलेक्शन हो जाए, जब जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बारी आ जाए, जब जब दो व्यक्ति वस्तु में किसी एक को सिलेक्शन करने की बारी आ जाए, तब कंपैरेटिव के पहले हमेशा 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 द प्लस कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया आता है। ठीक है, पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले प्राय द नहीं लगता। क्लियर? अब हम अगला प्रोसेस समझेंगे कि यदि दो में से किसी एक को सिलेक्शन करने की बारी आ जाए तो कंपैरेटिव के पहले हमेशा द लगेगा, हमेशा द लगेगा। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे हम बताते हैं, देखिए रोहन, रोहन इज
वेटर देन मुन्ना, मुन्ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रोहन इज बेटर देन मुन्ना, रोहन जो है मुन्ना से बेहतर है। यहाँ कंपैरेटिव लिखा गया लेकिन कंपैरेटिव के पहले दा नहीं लगाया गया, ठीक है। यहाँ कंपेयर बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे अगला, नेक्स्ट आइएगा। रोहन इज बेटर देन मुन्ना, रोहन जो है मुन्ना से बेहतर है। अब इसी में बात करेंगे रोहन, रोहन इज वेटर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। रोहन जो है दोनों लड़कों में से बेहतर है। अब यहाँ देखिए रोहन के बारे में बात जब किया गया, रोहन ऑफ द टू बॉयज, अब दो में से किसी एक को सिलेक्शन कर लिया। दो लड़का है, ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से कौन बेहतर है? रोहन बेहतर है। अरे दो लड़कों में से किसी एक को उठा लिए, रोहन को। जब दो में से किसी एक को सिलेक्शन किया गया, यहाँ कंपेयर था, दोनों अच्छा है लेकिन एक ज्यादा अच्छा एक कम, लेकिन यहाँ सिलेक्शन हो गया, दोनों में से रोहन अच्छा है, ठीक है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कंपैरेटिव नहीं बल्कि कंपैरेटिव के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, द बेटर यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस को आप रीराइट भी लगा सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को एग्जामिनर क्या करेगा? उलट के भी पूछेगा। ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, अगला रोहन इज द वेटर, इज द वेटर। क्या कोई आपत्ति आप लोग को? समझने में कोई दिक्कत? देखिए तो बोलिए जल्दी। ऑफ द टू बॉयज रोहन इज द वेटर, यहाँ द वेटर आपको लगाना पड़ेगा, द वेटर आपको लगाना पड़ेगा। ऑफ द टू, क्लियर हो गया? ऑफ द टू अक्सर लिखा हुआ रहेगा, दो में सिलेक्शन जब जब आएगा तब तब आपको कंपैरेटिव के पहले द लगाना पड़ेगा। नोट हो गया यहाँ तक? अब यहाँ भी देखो ऑफ द टू फिल्म्स का बात किया गया, ऑफ द टू फिल्म्स का बात किया गया। जब ऑफ द टू फिल्म्स का बात किया गया, जब दो की चर्चा कर रहा है, सुपरलेटिव हमेशा दो से ज्यादा होता है। जब यहाँ दो की चर्चा कर रहा है तो यहाँ द बेस्ट कैसे आएगा? बेस्ट कैसे आएगा? वेटर होनी चाहिए, द वेटर होनी चाहिए, द बेस्ट नहीं, द वेटर होनी चाहिए, तब पर भी सेंटेंस गलत है। हाँ, आपको एक नंबर भले मिल रहा, सी ऑप्शन सही करने से आपको एक नंबर मिल रहा, लेकिन सेंटेंस अभी भी गलत है। ये तो हुआ दो में किसी एक का सिलेक्शन करने की बारी आएगा तो द प्लस कंपैरेटिव लगा देना, कन्फर्म द प्लस कंपैरेटिव आएगा। दो में कभी सुपरलेटिव आ ही नहीं सकता, दो में कभी सुपरलेटिव आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट आइए, अब बात करते क्वेश्चन पर, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ ऑफ द टू फिल्म्स, ऑफ द टू फिल्म्स, दोनों फिल्मों में से इन विच ही स्टार्टेड, जिस फिल्म को उन्होंने स्टार्ट किया, आई थिंक, मैंने विचार किया कि द फर्स्ट इज द बेस्ट। अब तो द बेस्ट मन से निकल गया होगा, द वेटर लगाने की बात हो रहा है, द वेटर। लेकिन एक हमारे सामने आ गया, ठीक है, एक और समस्या हमारे सामने आ गया। देखिए क्या समस्या आ रहा। फॉर्मर और लेटर के बारे में सुने होंगे। फॉर्मर यहां लिख देते हैं, फॉर्मर और एक लेटर, लेटर एक होता है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, इसका भी डाटा तैयार कर लेते हैं। फॉर्मर और लेटर जो होता है ये दो के लिए होता है, दो के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट जो आता है दो से ज्यादा में यूज होता है, ये दो से ज्यादा में यूज होता है, ये दो के लिए, ये दो से ज्यादा में। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि फॉर्मर और लेटर आता ही क्यों, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ जाता है। पहले इसकी जानकारी समझ लेते हैं। फॉर्मर और लेटर का यूज हम दो के लिए, फर्स्ट और लास्ट दो से ज्यादा में, पहला फॉर्मर दूसरा लेटर, प्रथम फर्स्ट अंतिम लास्ट। यदि यहां आपको दो से ज्यादा रहे प्रयोग करना तो फॉर्मर के स्थान पर फर्स्ट कर देना और फर्स्ट के स्थान पर फॉर्मर कर देना, लेटर के स्थान पर लास्ट और लास्ट के स्थान पर लेटर। यानी यदि प्रयोग संख्या में डिफरेंट आएगा तब मतलब हुआ कि यदि फॉर्मर और लेटर दो से ज्यादा में प्रयोग कर दे एग्जामिनर तो फॉर्मर के स्थान पर फर्स्ट और लेटर के स्थान पर लास्ट। यदि फर्स्ट और लास्ट का प्रयोग आपको दो में हो जाए तो फर्स्ट के स्थान पर फॉर्मर और लास्ट के स्थान पर लेटर। अब क्वेश्चन देखिए आप,
करा ऑफ द टू फिल्म्स, दोनों फिल्मों में से इन विच ही स्टार्टेड, जिन फिल्म को उन्होंने देखना शुरू किया, आई थिंक, फिर मैंने विचार किया कि द फर्स्ट, यहाँ दो ही फिल्म है तो द फर्स्ट यहाँ क्या कर रहा, यानी यहाँ आपका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन का फाइनल आंसर हम बनाते हैं, यहां से यहां तक का फाइनल बनाते हैं। द फॉर्मर इज द वेटर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर हो गया? ये समझ में आया आप लोग को? फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर का प्रयोग दो में पहला, लेटर दो में दूसरा, यानी दो वस्तु व्यक्ति रहेगा तभी फॉर्मर और लेटर आएगा। यहाँ तो ऑफ द टू कंफर्म कर दिया। टू, मैंने दोनों फिल्मों में से उन्होंने देखना शुरू किया जिस पर मैंने विचार किया कि पहला ही ज्यादा अच्छा है। द फॉर्मर इज द बेटर, पहला फिल्म ही अच्छा है। फॉर्मर फर्स्ट, लेटर लास्ट। क्लियर हो गया? बेस्ट नहीं बल्कि द बेटर होगा, क्योंकि दो पर्सन में कभी सुपरलेटिव आ ही नहीं सकता है। क्या कोई दिक्कत? बोलो। इसका भी एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। देखो, बात पहले समझिए ना, इसका मेन जड़ पकड़िए आप। मेन जड़ पकड़ाएगा तो ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपसे कभी छूटेगा नहीं। पहले मेन जड़ पकड़े, भले क्वेश्चन लेट होगा, कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मेन जड़ पकड़ाएगा ना तो हजारों क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए, बात होता है कि समस्या की फॉर्मर लेटर सर आप प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, इसका कोई रीजन नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं प्रयोग करने का। लिख देते हैं आप। देखिए, अजब लाल एंड मुन्ना लाल आर फ्रेंड्स, आर ब्रदर्स, ठीक है भाई। अब हम बात करें दो पर्सन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अजब लाल एंड मुन्ना लाल आर ब्रदर्स, दोनों भाई है, कोई तकलीफ नहीं आपको, लेकिन लिखेंगे his very intelligent। अब आप बताएंगे, आपकी समस्या आप देखिए खड़ा होगा, अब समस्या क्रिएट होगा कि हम कैसे यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा क्वेश्चन, अजब लाल और मुन्ना लाल, अजब लाल और मुन्ना लाल दोनों भाई है। क्या है भाई? भाई है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा गया वह जो है वह काफी तेज है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि सर आप खुद सिखाते कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, तो भाई साहब अजब लाल के लिए भी ही प्रोनाउन आएगा और मुन्ना लाल के लिए भी ही प्रोनाउन आएगा। आप बताइए कि ही किसके लिए लिखा गया, आप बताइए कि ये ही किसके लिए लिखा गया, तो झगड़ा न हो जाएगा। अजब लाल कहेगा कि हमरा लिए लिखा गया, मुन्ना लाल तो आर एकदम जरल है, कहेगा हमरा लिए लिखा गया, इतार कहेगा हमरा लिए लिखा गया। तो ये कंफ्यूजन आपको दिख रहा होगा, कि अजब लाल के लिए ही है या मुन्ना लाल के लिए ही, पता कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको द फॉर्मर और द लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ये प्रोसेस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको खुद दिख रहा होगा, कंपेयर खुद दिख रहा होगा कि यहाँ जब ही लिख रहे हैं तो ही में मुन्ना लाल आएगा कि अजब लाल आएगा, ये पता ही नहीं चल रहा है, ये पता ही नहीं है कि कौन लाल आएगा, पता ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको यदि लिखना चाहते हैं अजब लाल के बारे में तो द फॉर्मर, यदि आप मुन्ना लाल के बारे में तो द लाइटर। तो इसका फाइनल आंसर होगा अजब लाल एंड मुन्ना लाल आर ब्रदर्स, हो गया। द फॉर्मर, यदि द फॉर्मर लिखेंगे तो आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो में पहला कौन है? अजब लाल। किसके बारे में? अजब लाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अजब लाल, द फॉर्मर इज वेरी इंटेलिजेंट। द फॉर्मर लिखेंगे तो किसके बारे में? अजब लाल, यहाँ समझो लिखा गया। यदि हम द लाइटर लिखेंगे तो समझो मुन्ना लाल के बारे में बात होगा। द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप, लो फिर काल बताएं इसको, कोप अप विद, फिर आ गया ने,
लेकिन देखिए मैं क्या बताना चाहता, फाइंड, फाइंड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस V1, फाइंड क्रिया के बाद मेक क्रिया के बाद, मेक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V1, V1 नहीं रहे तो एडजेक्टिव आएगा, इस पर गौर करिएगा। फाइंड और मेक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वेयर इन्फिनेटिव या एडजेक्टिव आएगा आपको। हाँ वही पैसिव में आएगा तो वेयर इन्फिनेटिव ले लेगा, तो इन्फिनेटिव यूज हो जाएगा। तो फाइंड इट, इट डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट टू होता है। एक एक पार्ट को मैं तोड़ के रख दूंगा, नहीं कहता नस नस तोड़ दूंगा। डिफिकल्ट 2 + V1 होता है, या डिफिकल्टी इन होता है, या डिफिकल्टी इन होते हैं। कोप ऑफ विथ नहीं आएगा, कोप विथ आएगा, नहीं आपको हटा देते हैं, कोप विथ आएगा। हम भी पढ़ाएं सर, मनीष कह रहा कि हम भी पढ़ाएं सर। चलो ठीक है पढ़ा दो, और क्या, एक और टीचर उत्पन्न हो जाएगा। पढ़ाना कोई गुनाह थोड़ी कोई, आप पढ़ाइए, मैं सपोर्ट करूंगा। और द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप विथ हर मैनेजर्स हैट्रिक शेड्यूल, हैट्रिक शेड्यूल होते हैं। देखिए कह द सेक्रेटरी फाइंड्स, सेक्रेटरी सचिव फाइंड्स इट डिफिकल्ट परेशानी पाते हैं, मुश्किल होता है उन्हें, टू कोप विथ हर मैनेजर्स हैट्रिक शेड्यूल, मैनेजर की, सेक्रेटरी यहाँ हो जाएगा सुरक्षा, सुरक्षा गार्ड नहीं आता, उसके बारे में बात है, अपनी मैनेजर की हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल मतलब होता है एकदम सही, माने बिजी शेड्यूल जिसको कहते हैं, उनकी मैनेजर की जो बिजी शेड्यूल है उससे सामंजस्य बैठाने में काफी तकलीफ होता है, सामंजस्य बैठाने में काफी तकलीफ होता है। कोप विथ सामंजस्य बैठाना। द टीचर प्रोमिस टू द वॉच, प्रोमिस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, प्रॉमिस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जापान नाउ हैज द मेल एयर टू द थ्रोन, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। जापान नाउ, अब जो है जापान, एयर बने होते उत्तराधिकारी, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन आता रहता है। देखिए देखिएगा, इसको पढ़ते हैं, आपको एयर पढ़ते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, इसलिए इसके पहले आयन आर्टिकल का यूज होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आयन आर्टिकल का यूज होता है, ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आते रहता है। एयर उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, हेयर मैंने यहाँ, हेयर मैंने यहाँ एडवर्ब है, यहाँ हेयर। हायर भाड़े पर लेना, किराए पर लेना हायर होता है, हायर भाड़े पर लेना है, किराए पर लेना हायर होता है, भाड़े पर लेना है, किराए पर लेना हायर होता है। हियर, हियर सुनाई देना, हेयर, खरहा खरगोश, खरहा या खरगोश होता है लास्ट वाला, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। एयर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आयन आर्टिकल लगेगा, ए आयन लगेगा। अब यहाँ इसके पहले क्या लगा दिया, मेल लगा दिया, तो नजदीक वाले नाउन के अनुसार प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आपको वॉवेल साउंड रहेगा तो आयन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए लगेगा, तो ए आर्टिकल लगेगा। यदि मेल नहीं रहता तो आयन लगता, सिंपल सी बात है। जैसे देखिए मैन के पहले ए लगा दो, अब इसके पहले लगा दो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन लगा दो, तब कन्फर्म है कि हाँ आयन लग जाएगा। तो निर्भर करता है नजदीक वाले शब्द पर डिपेंड करता है ना, कि शब्द कैसा, नजदीक वाला शब्द कैसा, ये आ जाएगा। क्योंकि जापान नाउ हैज
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए आइन लगेगा, कॉमन सिंगुलर नाउन रहेगा तो ए आइन लगेगा। हेज रिच एनफ फॉर बाइंग ए कार, देखिए एनफ, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, एनफ हालांकि एडजेक्टिव भी है। एनफ जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये कन्फर्म नाउन से ठीक पहले आएगा। दो प्रोसेस आएगा, 2 + V1 लगा दो या 4 + नाउन लगा दो, 4 + नाउन लगा दो या 2 + V1 लगा दो। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस आएगा भाई, 2 + V1 आएगा या 4 + नाउन आएगा, 4 + नाउन आएगा या 2 + V1 आएगा। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा। देखो यहाँ सहायक क्रिया रहेगा तो एडजेक्टिव लेगा और मेन वर्ब रहेगा तो एडवर्ब लेगा। ये तो प्रोसेस सीखने लायक है, जैसे बनाइए आप। तो हेज रिच एनफ, 4 नहीं आएगा, 2 बाय आएगा। दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2 बुक्स, अभी अभी पढ़ा रहे थे ना आप लोग को, ऑफ द 2 बुक्स, अभी अभी पढ़ा रहे थे ऑफ द 2 बुक्स। जहां जहां 2 में एक का सिलेक्शन की बारी आएगा, जहां जहां 2 में से किसी एक की सिलेक्शन की बारी आएगा, द बेस्ट नहीं बल्कि द बेटर लगेगा, द बेटर का इस्तेमाल करेंगे, द बेटर लगेगा, द प्लस कॉम्परेटिव होगा, अभी अभी पढ़ा रहे थे। और ऐसे सेंटेंस को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लिखेंगे ऑफ द, सॉरी कैपिटल शुरू में लिखो, of the 2 books, of the 2 books, comma, this is the better, this is the better। ऐसे भी देखिए 2 में कभी सुपरलेटिव आ ही नहीं सकता, 2 से ज्यादा में सुपरलेटिव आएगा। I will not return the bike to my friend, मैं अपने मित्र को बाइक नहीं लौटाऊंगा। I will return the bike to my friend, मैं अपने फ्रेंड को बाइक नहीं लौटाऊंगा, अवश्य नहीं लौटाऊंगा। आई विल लगाए मतलब मैं अवश्य नहीं लौटाऊंगा, मैं जरूर नहीं लौटाऊंगा। इफ ए आस्क्ड हिम, देखो भाई ये आपका विल सेल लगा दिया तो ये पास्ट का है लगा रहा, ये भी प्रेजेंट होगा ने, यानी सी लगा दो तो बनेगा ही आस्क्स फॉर हिम इट। आस्क फॉर जानते क्या होता है? आस्क फॉर बराबर होता है कॉल फॉर, कॉल फॉर बराबर जानते हैं क्या होगा? डिमांड आएगा, डिमांड आएगा, मांग करना, आवश्यकता होना, मांग करना या आवश्यकता होना। आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड होगा, आवश्यकता होना, ठीक है, आवश्यकता होना। आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड होता है। तब पर भी हालांकि गलत है, यहाँ इफ के स्थान पर आपको अनलेस होनी चाहिए, नेगेटिव कंजक्शन यूज करेंगे। कंडीशनल तो आएगा लेकिन नेगेटिव कंडीशनल आएगा। अनलेस ही आस्क फॉर इट, इट मतलब वह बाइक, अनलेस ही आस्क फॉर इट, जब तक वह इस बाइक को नहीं मांगेगा तब तक मैं अपने मित्र को नहीं लौटाऊंगा। बस समझ में आया? जब तक वह इस बाइक को नहीं मांगेगा, जब तक उसे इसकी जरूरत नहीं होगा तब तक मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। इसका मतलब वह नेगेटिव कंजक्शन यहाँ चाहिए, अनलेस। यदि इफ लगाना चाहते तो फिर आप इफ से भी बना सकते हैं, यदि आप इफ से बनाना चाहते तो बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को लिख देते हैं, इफ ही डज नॉट, सॉरी, ही डज नॉट आस्क फॉर इट लगा दो, बस सही हो जाएगा। या ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है। अनलेस बराबर इफ नॉट होता है, धजिया उड़ा दो इसको, एक नियम नहीं पता तो 2 नियम बनाइए। अनलेस बराबर इफ नॉट होता है, इसलिए डॉट डॉट करके नोट लगाते हैं। आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को बाइक नहीं लौटाऊंगा जब तक कि वह उसे इसकी जरूरत ना पड़े, जब तक वह इसे मांगेगा नहीं तब तक मैं नहीं लौटाऊंगा। आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बना लेंगे कॉपी में। He repented for his laziness after getting the result, देखो सही बात बोल रहा, कह रहा ना आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स, देखो ना क्या करा, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स,
कह रहा परिणाम आने के पश्चात, परिणाम नतीजा आने के बाद वह अपने आलसीपन के लिए अफसोस किया। आगे मैया खास मेहनत किए होते। या फिर कह रहा कि परिणाम आने के बाद, परिणाम आने के पश्चात तो उसे अफसोस हुआ कि बेकार आईपीएल में टाइम दे दिया, कुछ नहीं से मिला, फेल हो गया, 100 में 20 नंबर नहीं आया, रीजनिंग वो में फेल कर गया। अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। ही रिपेंटेड फॉर हिज लेजीनेस, वह अपने आलसीपन के लिए अफसोस किया। रिपेंट बने होते अफसोस करना, रिपेंट फॉर होते हैं आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, परिणाम आने के पश्चात। यानी सारा चीज सही है, सारा चीज सही है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, शायद याद होगा, इट इज टाइम। फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि तुम लोग तो कोढ़ी हो, रिवीजन करता नहीं है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम। हाँ, इट इज अबाउट टाइम, एक नया लिखे थे, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम। के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस। चलिए आगे। इट इज हाई टाइम यू रिपेयर, यू रिपेयर्ड, बी आंसर आएगा। सीता इज स्मार्टर देन एनीबडी, सीता इज स्मार्टर देन एनीबडी इन हर क्लास। इसका बेसिकली समझते हैं, पहले इसका बेसिक समझिए तब आपको समझ में आएगा। सीता ने, रीता, सॉरी, अच्छा नाम कुछ बोल दिया। रीता या स्मार्टर, स्मार्टर देन रानी, यहां बात करिएगा। रीता जो है रानी से स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है। चलिए ठीक है, फिर अगला लिखते हैं, रीता इज स्मार्टर देन एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल। यानी उसकी कॉमन नाउन से कंपेयर किया जाए, उसकी कॉमन नाउन से जहां जहां कंपेयर किया जाए वहां वहां आपको एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। यदि एनी अदर बाय द वे नहीं रहे तो ऑल अदर का इस्तेमाल करिएगा, ऑल अदर। लेकिन थोड़ा सा केयर कर दीजिएगा कि ऑल अदर के बाद जब नाउन आएगा तब प्लूरल फॉर्म में आएगा। यदि बाय द वे ऑल अदर भी नहीं रहे तो मोस्ट अदर का इस्तेमाल करिएगा, मोस्ट अदर का इस्तेमाल करिएगा, मोस्ट अदर का इस्तेमाल करिएगा। क्लियर? एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का इस्तेमाल करिएगा। रीता या स्मार्टर देन एनी अदर, सिंगुलर, ऑल अदर, प्लूरल, मोस्ट अदर, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है। जब इसकी कॉमन नाउन से कंपेयर किया जाए, जब जब इसकी कॉमन नाउन से कंपेयर किया जाए तो तीनों में से जिसका इच्छा चाहे आप लिख सकते हैं। यहां था प्रॉपर नाउन, रानी और रीता, रानी और रीता, रानी यानी रीता, एक और है रानी बाकी अन लड़की, रानी बाकी अन महिलाएं, ये सेंस आएगा। ये सही है, ये सही है। एक और तीसरा एग्जांपल देखिए, रीता इज स्मार्टर देन एनीबडी, एनीबडी। यदि आपको कंपेयर में, यदि कंपेयर करने में देन के बाद एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन का प्रयोग आ जाए तो यहाँ एनीबडी के बाद एल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? एल्स का प्रयोग किया जाएगा। फिर से समझिए, यदि कंपेयर करने समय, कंपेयर करते समय एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, एनी, एवरीबडी, एवरीवन का प्रयोग हुआ रहे तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एल्स का प्रयोग करेंगे। ये तीन चीज ध्यान देना, एक सही, ये या ये या ये, एल्स लग जाएगा तो यहाँ एनीबडी एल्स हो जाएगा। ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। देखिएगा समझ के,
सेंटेंस पहले बेसिकली समझते तभी तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। नियम कहता है किसी भी सेंटेंस में नाउन, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन केवल और केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा नाउन नहीं लिखा जाता। दोबारा नाउन लिखने की जब बारी आ जाए तो हम लोग इस नाउन को हटाकर क्या लिखते हैं भाई, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखते हैं भाई, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, तो नाउन केवल और केवल एक बार, दोबारा लिखने की बारी आ जाए तो हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आई आगे का। ठीक इसी प्रकार से मेन वर्ब या वर्ब की बात किया जाए, मेन वर्ब, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग केवल एक बार होता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग केवल और केवल एक बार होता है। ठीक है, केवल एक बार होता है। दोबारा प्रयोग की बात करने की बारी आ जाए तब मेन वर्ब नहीं आता है। दोबारा प्रयोग करने की बारी आ जाए तब मेन वर्ब के स्थान पर सहायक क्रिया आता है। सहायक क्रिया का प्रयोग किया आता है। दोबारा प्रयोग करने की बारी आ जाए तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। दोबारा मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप देखिएगा, पहले समझ लीजिए। ऑनेस्टी ऑलवेज, समझिएगा, यदि एंड से दो, यहां समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं हम। यदि एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, ध्यान दीजिएगा, यदि एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, क्वेश्चन पर आप फोकस करिए। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की रिपीटेशन को रोकने के लिए सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की रिपीटेशन को रोकने के लिए सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यदि किसी सेंटेंस में एंड और एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे और एंड के पहले और एंड के बाद दोनों सब्जेक्ट कॉमन रहे, मतलब एंड के पहले और एंड के बाद दोनों का टेंस आपका डिफरेंट रहे और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, मतलब ऑनेस्टी के अनुसार हैज और ऑनेस्टी के अनुसार बिल। क्लियर। यदि दोनों का टेंस आपका डिफरेंट रहे या दोनों का सब्जेक्ट सेम आ जाए तब वर्ब का प्रयोग आगे भी होगा, वर्ब का प्रयोग पीछे भी होगा। ये जो बी फॉर्म का यूज किया गया आगे आपको पीछे किया गया, यही बी आपको आगे भी आएगा। इसका मतलब हुआ कि बिल है तो V1, हैज है तो V3 आएगा, मतलब हैज बीन राइट आंसर आएगा। क्या लिखेंगे, हैज बीन। एंड तो रहेगा ही, एंड रहेगा। हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। ईमानदारी हमेशा 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 सद्गुण रहा और हमेशा रहेगा। पॉइंट लिखा लेते, लिख लो इसको। यानी एंड से जब दो डिफरेंट भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, एंड से दो भिन्न भिन्न, फिर समझो, एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे और दोनों का सब्जेक्ट कॉमन रहे, और दोनों का सब्जेक्ट कॉमन रहे, तब एंड के पहले और एंड के बाद भी वर्ब का प्रयोग किया था। एंड के पहले और एंड के बाद भी वर्ब का प्रयोग किया था। एंड के पहले और एंड के बाद भी वर्ब का प्रयोग किया आता है। ऐसा करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आते रहता है भी। देखिएगा आंसर बन गया ना उसमें, हैज बीन एंड। क्वेश्चन देखिएगा और भी, एक क्वेश्चन और देता हूं। लिखा हुआ हिज असिस्टेंट। टफ क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और स्टिल डूइंग, ऑप्शन बी, एक्सेलेंट। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक्सेलेंट वर्क फॉर द
समझिए इस क्वेश्चन को भी आप, एंड तो लिखवे नहीं क्या कहीं, बड़ा गलती हो गया। एंड आर स्टिल, यहाँ एंड है, क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा सुधार लगे, एंड यहाँ लिखा हुआ, एंड आर स्टिल। देखिए समझिए बात को, अभी अभी समझा रहे थे, हिज असिस्टेंट्स हैव, उनका जो असिस्टेंट्स है, हैव एंड आर स्टिल डूइंग, सेम क्वेश्चन यही दिया गया। यहाँ देखिए एंड लगा हुआ, अभी सिखा रहे थे ना कि एंड से यदि दो डिफरेंट भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, यहाँ आपको हैज हैव दिख रहा है, यहाँ इज एम आर प्लस V4 दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। यदि आपको एंड से दो डिफरेंट, एंड से यदि दो भिन्न टेंस जुड़ा रहे, यदि एंड से दो भिन्न टेंस जुड़ा रहे, दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, मतलब असिस्टेंट के अनुसार हैव हुआ, असिस्टेंट के अनुसार आर आया, यदि दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, तब ऐसी परिस्थिति में मेन वर्ब का प्रयोग पीछे भी कर रहे हैं, तब मेन वर्ब का प्रयोग आप आगे भी करिए, यानी हैव के बाद भी वर्ब का यूज करिए। ये डू वर्ब का आप यूज यदि पीछे कर रहे हैं तो इज एम आर के अनुसार V4, तो उसी अनुसार हैज हैव के साथ V3 आएगा, यानी राइट आंसर आपका ए नंबर आएगा, हैव डन हो जाएगा। क्या होगा? हैव डन होगा, हैव डन आएगा। क्लियर? हिज असिस्टेंट्स हैव डन, हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उनका असिस्टेंट्स ने अच्छे काम किया, और आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन के लिए आज भी अच्छे काम कर रहे हैं। इट वाज आयरोनी, इट वाज आयरोनी कर व्यंग्यात्मक था, व्यंग्यात्मक था, व्यंग्यात्मक था कि डेट कंजक्शन, डेट कंजक्शन, जब डेट कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद आपका डबल कंजक्शन एक साथ नहीं होता है, डबल कंजक्शन एक साथ नहीं होते। यदि आपको डबल कंजक्शन एक साथ दिख जाए तो अगला कंजक्शन के बाद कन्फर्म है कि दो सेंटेंस आनी चाहिए। while he was trying to, while he was trying to his neighbors, अगला कंजक्शन के बाद दो सेंटेंस आना बिल्कुल अनिवार्य है, तो his one house was burned to the ground। बात समझिए, यहाँ 3 सेंटेंस है इसलिए 2 कंजक्शन है, 2 सेंटेंस तो 1 कंजक्शन, 3 सेंटेंस तो 2 कंजक्शन आएगा। बढ़ा गए? करा इट वाज आयरोनी, करा व्यंग्यात्मक था, व्यंग्यात्मक था कि while he was trying, while के बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है, ये बिल्कुल सही है। while he was trying to help, try to plus V1 होता है, try to plus V1 ये भी सही है। he was trying to help his neighbors, करा जबकि वह अपने पड़ोसी को सहायता करने का प्रयास कर रहा था, अपने पड़ोसी का मदद करने का प्रयत्न कर रहा था, जबकि उनका अपना घर, अपना खुद का घर was burned to the ground, जबकि उनका अपना घर जल के खाक हो गया, उनका अपना घर जल के खाक हो गया, और वो पड़ोसी का मदद करने का प्रयास कर रहा था, पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उनका अपना घर जल के खाक हो गया। ये सही बात है, ये आपका व्यंग्यात्मक बात है ना। अपना नहीं कहता घर फूटे गंवार लूटे, घर पूछे गंवार नहीं, मतलब लंका श्रीलंका में क्या हुआ, विभीषण वहां से भाग गया, सबके तहस नहस करवा दिया। इफ वी कैन वर्क, इफ आपका कंडीशनल सेंटेंस का कंजक्शन है, तो इफ के बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करता है, लेकिन विल कैन कुड का इस्तेमाल नहीं होता है, कैन को हटा देंगे। इफ के बाद विल शैल कैन में माइट का प्रयोग नहीं होता है, इफ के बाद विल शैल कैन का प्रयोग नहीं होता है। इफ वी वर्क स्लो एंड स्टडी, यदि हम धीरे और लगातार काम करेंगे तो वी कैन फिनिश बाय नून, दोपहर तक काम पूरा कर सकते हैं, वी कैन फिनिश बाय नून, दोपहर तक काम पूरा कर सकते हैं, तो कैन को हटा देंगे। इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल के बाद विल शैल कैन का प्रयोग नहीं होते हैं। ये बताया जाता है विसाइड्स के बारे में। विसाइड, विसाइड माने होता है बगल, विसाइड्स जो होता है वो होते हैं के अलावा, विसाइड्स होता है के अलावा, विसाइड माने होते हैं बगल, विसाइड माने बगल है, विसाइड्स माने के अलावा, के अतिरिक्त, तो उनके बच्चे के अलावा, उनके बच्चों के अलावा देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यूज एंड नीसेस, कह रहा उनके बच्चे के अलावा
उनके भतीजे और भतीजियों उपस्थित थे। उनके बच्चे के अलावा उनके भतीजे और भतीजियों उपस्थित थे, तो सही तो लिखल है, तो डी नहीं आएगा। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक, हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर, हाउ डू यू मैनेज, आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे प्रयास कर लेते हैं। टू स्पीक टू सही है। माइनस टू प्लस वी वन, माइनस के बाद टू प्लस वी वन होता है, जिसका साइन होता है ट्राई टू प्लस वी वन, ट्राई टू प्लस वी वन और माइनस टू प्लस वी वन होता है। स्पीक टू बराबर होता है टॉक टू बात करना, पर्सन। हाउ डू यू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वी वन सही है। आप उनसे कैसे बात करने का प्रयास करते हैं। विथ सो ग्रेट पेशेंस, बड़े धैर्यता के साथ, कर बड़े धैर्यता के साथ आप उनसे कैसे बात करने का प्रयास करते हैं। आंसर सी होगा, सो। देखिए जहां हम सो लगाएंगे तो सो के बाद एडजेक्टिव, कन्फर्म है कि इसके बाद डेट से वाक्य शुरू होगा, डेट से वाक्य शुरू होगा। जबकि सच के बाद एडजेक्टिव, इसमें हालांकि नियम चलता है, समझिएगा बात को। सच के बाद एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ ए आइन का इस्तेमाल करेंगे। सच ए आइन निर्भर करेगा, काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए आइन लगेगा, अनकाउंटेबल लगेगा तो वो भी नहीं लगेगा। सच के बाद जरूरी नहीं कि डेट आए, आ भी सकता है या नहीं भी, तो यहाँ सो नहीं आएगा, सच आएगा, सच आएगा, सच ग्रेट पेशेंस आएगा। और सो में क्या नियम आता है, सो के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद डेट से भाग शुरू करना अनिवार्य होता है। रिमूव टू भी आप बनाते होंगे कि वह इतना मोटी है कि चल नहीं सकती, सो प्लस एडजेक्टिव आएगा। सच आएगा। पेशेंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल है इसलिए ये आइन नहीं लगा, काउंटेबल रहता तो लग जाता।